वेलकम टू एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताऊँगी, जो कि बेस्ड है सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी। मैंने आपको बोला था कि आप भी इस सेक्शन को खुद से पढ़िएगा, बट मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी और अपने कुछ कंटेंट भी आपसे शेयर करूँगी कि आप इस क्वेश्चन को प्री में कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो मैंने सारा कवर कर दिया है अपने कंटेंट में। तो अगर आप मेरे कंटेंट को देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जाता है कि ए ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट एक्स। ए जो है वो एक सूट लेकर आते हैं एक्स के अगेंस्ट फॉर द पोजेशन ऑफ द हाउस। तो जब पोजेशन ऑफ द हाउस का सूट लेकर जाते हैं कोर्ट के सामने, तो उनके ही फेवर में डिक्री पास कर देती है ट्रायल कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, जब डिग्री पास हो जाती है तो आपको ही पता है कि हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ए ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ द डिग्री इन अ सूट अगेंस्ट एक्स बाय पुटिंग हिज डिग्री इन एग्जीक्यूशंस। वो उसको एग्जीक्यूट भी करवा लेते हैं। सबसे पहले ए एंड एक्स के बीच में पोजीशन ऑफ द हाउस का सूट फाइल होता है। ट्रायल कोर्ट उसे डिग्री पास कर देती है ए के फेवर में, और ए उसे एग्जीक्यूट भी करवा लेते हैं। देयर आफ्टर एक्स वेंट इन अपील। अब उससे जो एग्रीव पर्सन होते हैं ना, एक्स, वो अपील में चले जाते हैं। जब वो अपील में जाते हैं तो अपील को अलाउ कर दिया जाता है एंड ए के सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, जो ट्रायल कोर्ट ने ए के फेवर में सूट पास किया था। तो अपीलेंट कोर्ट ने यहाँ पे एक्स के फेवर में ऑर्डर पास किया, और प्रीवियस जो डिग्री पास की गई थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, सेट असाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अब इसमें एक्स कैसे अपने पोजीशन को दोबारा लेंगे, जो ए को पोजीशन में मिल गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है, व्हाट स्टेप और एक्शन शुड एक्स, व्हाट स्टेप और एक्शन, क्या स्टेप भी लेंगे और एक्शन भी लेंगे, शुड एक्स टेक टू गेट बैक द पोजीशन ऑफ द हाउस इन डिस्प्यूट। तो यहाँ पे जो एक्स है वो कैसे अपने पोजीशन को लेंगे हाउस का, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या वो स्टेप और एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी किसी सूट में अगर आपके फेवर में सूट आ गया, आप यहाँ पे डिग्री होल्डर बन गए, तो इस केस में आप देखिए ए जो है वो डिग्री होल्डर बन गए थे ट्रायल कोर्ट में जब वो केस को लेकर गए, फर्स्ट टाइम जब केस को लेकर गए, और एक्स यहाँ पे जजमेंट डेटर बन गए जब उनके अगेंस्ट पास हो गया। तो उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो ए ने जब एग्जीक्यूट करवाया तो उन्हें उस प्रॉपर्टी का, उस हाउस का पोजीशन मिल गया। जब उनको पोजीशन मिल गया ना, तो आपको ही पता है कि हर कोई अपील पे जाता है, रिवीजन पे जाता है। तो जब एक्स अपील पे जाते हैं ना, तो उनके फेवर में अपीलेंट कोर्ट ऑर्डर दे देती है और उनके अपील को अलाउ कर देती है और ए के सूट को डिसमिस कर देती है। देन यहाँ पे जब आपके फेवर में अपील के बाद या रिवीजन के बाद, अगर यहाँ पे रिवीजन भी होता, तो अपील और रिवीजन के बाद ना, अगर एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में ऑर्डर आ जाती है ना, अलाउ कर दिया जाता है ना, तो उस टाइम वो रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। आप थोड़ा बहुत साउंड का बियर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ पे हाईवे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कि मैं जहाँ पे अभी फ़िलहाल हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इशू यहाँ पे रहता है। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं रोड की साइड से ही अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैंने प्रॉमिस किया था तो मेरे को करना था रिकॉर्ड, तो थोड़ा बहुत आप बियर कीजिएगा साउंड के साथ। तो यहाँ पे सेक्शन 144 को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सेक्शन 144 का प्रोविज़न क्या बोलता है ना, कि ये रेस्टिट्यूशंस के डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है। तो ये क्या होता है ना, जब भी किसी पर्सन के फेवर में ऑर्डर आ जाता है, जब वो अपील एंड रिवीजन पे जाते हैं, तो उनको ना वो सारे बेनिफिट को ना रीस्टोर करना होता है। उन्हें वो सारा बेनिफिट ना कोर्ट देती है, जो बेनिफिट उन्होंने प्रीवियस ऑर्डर और डिग्री में जो उन्होंने खो दिया होता है, उसे ही रीस्टोर करना होता है। ये एक लिटरल मीनिंग होता है रेस्टिट्यूशन का। तो सेक्शन 144 को मैं आपको समझाती हूँ कि व्हेन अ डिग्री और ऑर्डर, जब भी डिग्री और ऑर्डर जब कोर्ट है, जब हम उसे चैलेंज करते हैं, किसके द्वारा चैलेंज किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बाय अ एग्रीव पार्टी बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट के पास जब एग्रीव पार्टी ऑर्डर एंड डिग्री को जब चैलेंज करते हैं, क्या फाइल करेंगे, एक और मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन एंड रिवीजन। में एक एक वर्ड को तोड़कर यहाँ पे समझा रही हूँ, जिससे कि आपको प्री में भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले डिग्री एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कौन जाते हैं, एग्रीड पर्सन जाते हैं, उसे चैलेंज करते हैं बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। क्या फाइल करेंगे, अपील और रिवीजन। और
अपील रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग सच सुपीरियर कोर्ट, तब जब ये जब उसे एग्रीव्ड होकर एप्लीकेशन को फाइल करते हैं ना, तब क्या करती है ना सुपीरियर कोर्ट, या तो वेरी कर देती है इम्प्यून ऑर्डर एंड डिग्री, जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है ट्रायल कोर्ट का, या तो उसको वेरी कर देगी या रिवर्स कर देगी या मॉडिफाई कर देगी या सेट असाइड कर देगी। तो ये सारे चीज़ जब जब सेक्शन 144 में ये डॉक्ट्रिन रहता है कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट के पास हम जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं, और जब सुपीरियर कोर्ट के पास हम चैलेंज करते हैं तो सुपीरियर कोर्ट अगर उसको सुपीरियर कोर्ट उसे या तो रिवर्स कर देती है, वेरी कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, देन सेक्शन 144 का एप्लीकेशन मूव किया जाता है। देन इस केस में क्या करती है ना, जो अपीलेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या करती है कोर्ट, उसको रीस्टोर करती है। तो वो सारी चीज़ों को रीस्टोर कैसे करती है, इसमें कोर्ट जो होती है वो क्या क्या बेनिफिट देती है रेस्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद। इसमें कोर्ट क्या करती है, रिफंड ऑफ द कॉस्ट देती है, जो भी रिफंड होता है। अगर मान लीजिए कि कोई मनी डिग्री था, तो जो भी मनी जो फर्स्ट पार्टी को मिली थी ना, फर्स्ट टाइम ट्रायल कोर्ट के से पास करके जो मनी दिया गया था, वो यहाँ पे एग्रीड पर्सन के अगर फेवर में आ जाता है तो उसे वो मनी भी रिफ़ंड करना होता है। रिफ़ंड ऑफ द कॉस्ट करना पड़ता है, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट करना पड़ता है, डैमेज करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है और मेसने प्रॉफिट देना होता है। ये सारे ऑर्डर जो रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो कोर्ट ग्रांट करती है। ये हो गया सेक्शन 144 जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आप इस केस में भी देखिए, जो ब्रीफ फैक्ट्स हमारे केस में था, यहाँ पे आप ब्रीफ फैक्ट्स थोड़ा सा बता सकते हैं कि ब्रीफ फैक्ट्स क्या था कि ए ने एक डिग्री फाइल किया अगेंस्ट एक्स और पोजीशन ऑफ द हाउस के अगेंस्ट उसके फेवर में आ गया, देन उसने उसको एग्जीक्यूट भी करवा लिया। उसके बाद एक्स क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली एक्स फाइल एंड अपील, एक्स क्या करते हैं, अपील फाइल करते हैं और अपील अलाउड हो जाती है। देन यहाँ पे आप बताएंगे कि आफ्टर द अपील अलाउड इन द फेवर ऑफ द एक्स, जब अपील अलाउ कर दिया जाता है इन द फेवर ऑफ द एक्स, इन सच कंडीशन एक्स इज इंटाइटल टू रेस्टिट्यूशन। इस कंडीशन में एक्स जो होता है वो इंटाइटल हो जाता है कि वो रेस्टिट्यूशन उसको किया जाए, वो इंटाइटल हो जाता है रेस्टिट्यूशन के लिए। तो लीगल प्रोविजंस आप इसमें सेक्शन 144 को बताएंगे कि कैसे सेक्शन 144 यहाँ पे अप्लाई होगा। देन अब सेक्शन 144 के आप कीवर्ड्स को बताइएगा कि सेक्शन 144 के कंडीशंस क्या होते हैं फुलफिल करने का। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट होता है ना, जो सेक्शन 144 का एप्लीकेशन मूव करता होता है, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्टी टू अ डिग्री और ऑर्डर। मतलब जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर और डिग्री किया था ना, उसमें जो एपिलेंट जो फाइल कर रहा है रेस्टिट्यूशन का, वो उस ऑर्डर और डिग्री में पार्टी होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था एक्स के ही तो अगेंस्ट दिया था, तो एक्स वहाँ पे जजमेंट डेटर था, तो वो तो उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर जो डिग्री था उसमें वो पार्टी था। ये फुलफिल हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144। फिर क्या होता है कि सच डिग्री और ऑर्डर मस्ट हैव बीन वेरीड, मॉडिफाई, रिवर्स एंड सेट असाइड इन अपील और रिवीजन। या तो जो डिग्री होती है, जो ओरिजिनल जो डिग्री होती है ट्रायल कोर्ट की, या तो वो वेरी हो जानी चाहिए, मॉडिफाई हो जानी चाहिए, या रिवर्स हो जानी चाहिए, या सेट असाइड हो जानी चाहिए अपील और रिवीजन में। तो इस केस में आप देखिए अपील में क्या किया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, सेट असाइड कर दिया गया था जो ओरिजिनल जो ट्रायल कोर्ट का जो और डिग्री था। फिर क्या होता है कि एपिलेंट मस्ट बी इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एपिलेंट को दिखाना पड़ता है कि वो रेस्टिट्यूशन का इंटाइटलमेंट उसके पास है। तो हमारे केस में देखिए कि हाँ, एक्स का यहाँ पे इंटाइटलमेंट बनता है क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में ये सूट था, और एक्स के फेवर में जब ऑर्डर आ गई है, डिग्री आ गई है, एपिलेंट कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देना चाहिए। फिर आप बता सकते हैं कि व्हाट ऑर्डर कोर्ट में पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144, क्या ऑर्डर पास कर सकती है एपिलेंट कोर्ट। एपिलेंट कोर्ट क्या करती है, जैसे ही रिसीव करती है एप्लीकेशन रिसीव करती है सेक्शन 144 का, तो एपिलेंट कोर्ट जब भी सेक्शन 144 का एप्लीकेशन रिसीव करती है ना कोर्ट, कौन से कोर्ट के पास फिर जाया जाएगा वो रेस्टिट्यूशन के लिए, उसी कोर्ट के पास जाते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर और डिग्री दिया था। एपिलेंट कोर्ट तो आपके फेवर में दे देती है, एग्रीड पर्सन के फेवर में ऑर्डर को दे देती है।
तो एपिलेंट कोर्ट के ऑर्डर को लेकर ना आप एपिलेंट कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन आप एपिलेंट कोर्ट के पास फाइल नहीं करते हैं, आपको करना होता है ट्रायल कोर्ट के पास, उस कोर्ट के पास फाइल करना होता है जिसने फर्स्ट इंस्टेंस ऑर्डर और डिक्री दिया था। ये सेक्शन 144 में बता रखा है कि कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट इंक्लूड होते हैं, तो ये भी आप वहाँ पे आप यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि एप्लीकेशन जो मूव किया जाता है ना वो उसी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव किया जाता है जिस कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में ऑर्डर और डिग्री पास किया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि तो आप सेकंड पॉइंट पे आइएगा इस क्वेश्चन में कि व्हाट ऑर्डर कोर्ट में पास, कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑन द रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर फॉर द रेस्टिट्यूशंस। क्या ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट, या तो रिफंड ऑफ द कॉस्ट का ऑर्डर पास कर सकती है, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट का, डैमेज का, कंपनसेशन का एंड मीन्स प्रॉफिट का। ये सारे प्रॉफिट ये सारे ऑर्डर पास कर सकती है रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन जब पार्टी मूव करती है। तो एक और चीज़, जो भी रिलीफ होता है ना जो पार्टी क्लेम करती है ना मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंटल ऑन द रिसीवर। जो भी रिवर्स किया जाता है ना उसके सारे वो कॉन्सिक्वेंसल में होना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग रिलीफ नहीं मांगना चाहिए। तो उसके वेरिएशन में होना चाहिए और रिवर्सल में होना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर को क्या कर दिया था, अलाउड कर दिया था और ए के सूट को डिसमिस कर दिया था। तो ए के सूट को यहाँ पे डिसमिस किया गया मीन्स उसकी पोजीशन को वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, जो ट्रायल कोर्ट ने उसको पोजीशन दिया था हाउस का। तो यहाँ पे ना उसी के कॉन्सिक्वेंसल में ही रिलीफ भी आपको मिलेगी, पोजीशन ही बस मिलेगी। कहीं भी यहाँ पे कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आपको कंपनसेशन, आपको अनदर प्रॉपर्टी भी उस पर्सन की दे देनी चाहिए क्योंकि उसके फेवर में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रायल कोर्ट ने गलती से ऑर्डर आप दे दिया था। नहीं, केवल वही ऑर्डर दिया जाएगा, वही रिलीफ आपको दिया जाएगा जो कि आपके रिवर्सल एंड वेरिएशन ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर के मिलता जुलता जो होगा उसी के कॉन्सिक्वेंसल में होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया हो जो मैंने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। फिर यहाँ पे आप एक केस का रेफरेंस दे सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो इस केस का, सॉरी आप साउंड के साथ बियर कीजिएगा, 2022 का जजमेंट है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि सेक्शन 144 जो है ना वो प्रोवाइड करती है कि सिविल कोर्ट ना रिलीगेट करे पार्टीज़ को उसी पोजीशन पे जो कि फाइलिंग ऑफ द सूट के पहले था। मतलब सूट फाइल करने से पहले जो एक्स का जो सिचुएशन था ना हमारे केस में, तो वही सिचुएशन पे उस पार्टी को लाना होता है। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर ये सूट ना कोर्ट के पास नहीं गया होता तो पोजीशन में ऑब्वियस सी बात है एक्स ही होता, बट जब सूट फाइल किया गया तो ए के पोजीशन में वो सूट आ गया और ए को पोजीशन मिल गया क्योंकि उसके फेवर में डिग्री पास कर दी गई। बट जब अपील में गए तो एक्स के फेवर में पास किया गया और ए के फेवर में जो पास किया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पे उस पार्टी को उसी सिचुएशन में लाना चाहिए कि अगर वो ऑर्डर एंड डिग्री जो कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पास किया था ना किया होता तो वो उस सिचुएशन में होता। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हमारे केस में भी ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं अपने केस में। सेक्शंस को आपने यहाँ पे बता दिया, फिर आप एनालाइज करेंगे, आप बताएंगे कि इन द गिवन सिचुएशन एक्स कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ द रेस्टिट्यूशंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एंड एक्स इज इंटाइटल टू अप्लाई फॉर द रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे एक्स इंटाइटल हो जाता है। द एपिलेंट कोर्ट सेट असाइड द ट्रायल कोर्ट्स और डिग्री। यहाँ पे एपिलेंट कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था ट्रायल कोर्ट के डिग्री को। हेंस ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ द रेस्टिट्यूशंस। यहाँ पे कोर्ट क्या करेंगी, ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन को यहाँ पे क्या करेंगी, ऑर्डर ऑफ द रेस्टिट्यूशन पास करेंगी कोर्ट एंड पोजेशन को देंगी ऑफ द हाउस मस्ट बी रीस्टोर टू द एक्स। यहाँ पे पोजेशन जो होता है वो एक्स को दिया जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बस समझा देती हूँ, आप इसको खुद से लिख लीजिएगा। क्योंकि ये सारे वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे और मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो का आपको यहाँ पे रेफरेंस दूंगी क्योंकि यहाँ पे मीन्स प्रॉफिट की बात की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन में ना आप क्या क्या कोर्ट आपको रेस्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में ऑर्डर पास कर सकती है। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 144 में ना कोर्ट क्या क्या आपको ऑर्डर दे सकती है, रिफंड ऑफ द मनी का दे सकती है, रिफंड ऑफ द कॉस्ट का दे सकती है, पेमेंट का दे सकती है विद इंटरेस्ट, डैमेज का, कंपनसेशन का एंड मीन्स प्रॉफिट का भी दे सकती है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि ओरिजिनली जो होता है केस, ए ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर द पोजेशन। ए क्या करते हैं, डिग्री ले लेते हैं अगेंस्ट बी और उनको पोजीशन भी दे दिया जाता है। देन क्या करते हैं कि बी अपील पे जाते हैं उस डिग्री के। जब अपील पे जाते हैं तो अपीलेंट कोर्ट पहले क्या करती है ना, डिग्री तो बाद में डिसाइड करती है कि अपील अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ना अपीलेंट कोर्ट ने ना, बी ने जब अपील फाइल किया तो वो स्टे लगा देती है ऑफ द डिलीवरी। स्टे ऑफ डिलीवरी किस चीज़ पे स्टे लगा देती है कि बी को, कि ए को पोजीशन उस प्रॉपर्टी का नाम मिले जो उसके फेवर में आया था, वो स्टे लगा देती है। बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि बी के फेवर में ऑर्डर पास किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर द पोजीशन। ए ने एक डिग्री ऑब्टेन किया अगेंस्ट बी फॉर द पोजीशन। देन क्या होता है कि बी फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द डिग्री। बी ने क्या किया, एक अपील फाइल किया अगेंस्ट सच डिग्री, जो डिग्री पास की गई थी, एंड ऑब्टेन अ स्टे ऑफ द डिलीवरी, और स्टे ऑर्डर ले लिया कि वो डिलीवरी ना हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है बाद में, द अपील वाज अलाउड एंड द सूट डिसमिस। अब अपीलेंट कोर्ट क्या करती है, अपील को अलाउ कर देती है जो बी ने अपील फाइल किया था, और सूट को डिसमिस कर देती है, जो ए ने जो ओरिजिनल सूट फाइल किया था उसको डिसमिस कर देती है अपीलेंट कोर्ट। फिर क्या होता है, यहाँ पे सेकंड अपील की बात आ जाती है। अगेंस्ट द डिसमिशल, जो डिसमिशल हो जाता है, ए क्या करता है, प्रीफर्ड करता है सेकंड अपील। ए जो होते हैं वो सेकंड अपील पे जाते हैं, एंड दैट अपील वाज अलाउड। और सेकंड अपीलेंट कोर्ट क्या करती है, ए के फेवर में अपील को अलाउ कर देती है, एंड द डिग्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज रिस्टोर। क्या करती है, जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिग्री दिया था ना उसको ही रिस्टोर कर देती है कोर्ट। मीन्स ट्रायल कोर्ट ने क्या डिग्री दिया था, आप देखिए ट्रायल कोर्ट ने क्या डिग्री दिया था, ए ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर द पोजीशन। तो इसी को रिस्टोर कर दिया सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के और डिग्री को। जब ट्रायल कोर्ट की डिग्री को रिस्टोर कर दिया गया तो अब ए क्या करता है, यहाँ पे ए अप्लाइड इन रेस्टिट्यूशंस फॉर द मेसने प्रॉफिट। ए अप्लाई करता है रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फॉर द मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट को क्लेम करता है। आप इसे मेसने प्रॉफिट बोलिए या मीन्स प्रॉफिट बोलिए, कई जगह लोग इसे मेसने प्रॉफिट बोलते हैं, कई जगह लोग इसे मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं। ए अप्लाइड इन रेस्टिट्यूशंस फॉर द मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट के लिए अप्लाई करते हैं, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑर्डर। जब स्टे ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट। फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर लगाया था ना, उस अपीलेंट कोर्ट की स्टे ऑर्डर से लेकर टू द डेट ऑफ द डिग्री ऑफ द सेकेंड अपीलेंट कोर्ट। और जो सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने जिस डेट को अपना क्या दिया था, डिग्री दिया था, उस पीरियड तक का उसने क्या मांगा, मेसने प्रॉफिट मांगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इज़ ए इज़ इंटाइटल टू द मेसने प्रॉफिट सो क्लेम्ड। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि सेक्शन 144 में जब भी एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन का कब एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, अगर कोई ऑर्डर क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, सेट असाइड हो जाता है इन अपील और रिवीजन, तो रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। तो यहाँ पे ए के फेवर में अपील को अलाउ कर दिया गया था। सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने ए के फेवर में अपील को अलाउ किया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रीस्टोर किया। तो यहाँ पे वो अपीलेंट कोर्ट क्या कर सकता है, सेकेंड अपीलेंट कोर्ट की इस ऑर्डर आने के बाद वो रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बट कब से कब तक का कर सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। मीन्स मेसने प्रॉफिट वो कब से कब तक का क्लेम कर सकता है। एक तो उसे पोजीशन तो मिलेगा क्योंकि सूट तो पोजीशन का था, रेस्टिट्यूशन में उसको पोजीशन तो कोर्ट देगी क्योंकि सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या दिया, आप देखो सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने कहीं भी मेसने प्रॉफिट मेंशन नहीं किया। सेकेंड अपीलेंट कोर्ट ने बस ये किया, अलाउड कर दिया डिग्री को और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। तो रीस्टोर कर दिया तो हम देखेंगे कि ओरिजिनली ट्रायल कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, क्या डिग्री दिया था। तो ट्रायल कोर्ट ने केवल डिग्री दिया था अगेंस्ट अ बी फॉर द पोजीशन। मतलब ए को डिग्री मिल गई थी बी के अगेंस्ट और उसको पोजीशन मिल गया था। तो रीस्टोर इसी चीज़ को किया अपीलेंट कोर्ट ने, तो उसे पोजीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। बट जब ए ने रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल किया ना, तो उसने वहाँ पे प्रॉपर्टी का तो उसको रेस्टिट्यूशन तो कोर्ट कराएगी, उसको वो सारी जो पोजीशन थी वो उसको कोर्ट दिलाएगी क्योंकि रेस्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में हमें रीस्टोर करना होता है।
उसे वो चीज़ दिलवाना होता है जो उससे चीज़ लिया गया होता है। तो पोजेशन तो उसको दिया जाएगा, बट ए यहाँ पे मेसने प्रॉफिट के लिए भी अप्लाई करता है। तो आपने देखा कि सेक्शन 144 में हम मेसने प्रॉफिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेसने प्रॉफिट कब से कब तक दिया जाएगा? मेसने प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है ना, जब किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को इलीगली क्या कर लिया है, पोजेस्ट कर लिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इलीगली पोजेस्ट कर लेते हैं और उस पोजेशन के ड्यूरेशन में जो भी हम रॉन्गफुल गेन करते हैं ना, उसे हमें उस पार्टी को कंपनसेट करना होता है, देना होता है, जिस पार्टी का एक्चुअल उस पर राइट है। कि अगर उसे वो डिस्पोजेस्ट ना किया रहता तो वो उसको वो बेनिफिट उस प्रॉपर्टी का मिलता। तो यहाँ पे अगर बी ने अगर उस पोजेशन को बी ने अगर यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट कोर्ट के पास जाकर स्टे का ऑर्डर नहीं लाया होता, तो ए तो उस हाउस का जो पोजीशन था उसको वो इंजॉय करता, उससे वो हो सकता है कि बहुत प्रॉफिट उसे गेन करता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पोजीशन में था। तो ऑब्वियस सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हो सकता है उससे वो रेंट ले सकता था, या उससे बहुत सारी उसकी प्रॉफिट होती उस प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी उसके हाथ में होती तो यहाँ पे मेसने प्रॉफिट उसका यहाँ पे मेसने प्रॉफिट कोट देगी कि बी ने जब उसको पोजीशन ले लिया और जो स्टे ऑर्डर ला दिया गया था, फर्स्ट एप्लीकेंट कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया था कि उसको डिलीवर ना किया जाए पोजीशन, तब से उसने जो भी बेनिफिट बी ने लिया ना उस प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट कोर्ट उसे देगी, जो भी अमाउंट थी। ये कंपनसेटरी इन नेचर का होता है। तो हाँ, यहाँ पे जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन उसने मेसने प्रॉफिट के लिए अप्लाई किया ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेंट कोर्ट, कब से कब तक लेकर, फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेंट कोर्ट टू द डेट ऑफ द डिग्री ऑफ द सेकेंड एप्लीकेंट कोर्ट, तो उसे वो मेसने प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मेसने प्रॉफिट हमारा इसी प्रिंसिपल पे बात करता है कि ये कॉन्टिन्यूइंग एक प्रॉफिट होता है, जो कि क्या होता है, चलता रहता है। जो कि हम क्या करते हैं, जब से सूट तो चलता ही है। आप भी देखिए कि अगर एक सूट का प्रॉपर्टी है, मतलब सूट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, पता नहीं कितना लंबा टाइम लेता है कोर्ट को डिसाइड करने में कि प्रॉपर्टी किसका है किसका नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर्टी सूट का फाइनल वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। बट जो पार्टी है जिसका वो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास होता, खुद वो उस प्रॉपर्टी को गेन करता और उस प्रॉपर्टी का जो भी वो इंजॉयमेंट लेता, मतलब वो रेंट ले सकता था, या लीज कर सकता था, मॉर्गेज कर सकता था। बट वो उसने ये सारे बेनिफिट्स को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दूसरे पर्सन उसने रॉन्गफुल पोजेस्ट कर लिया था। तो वो सारा चीज़ उसको मिलना चाहिए, इसीलिए मेसने प्रॉफिट कोड यहाँ पे दिलवाती है अगेंस्ट दी अनदर पार्टी, जिसके अगेंस्ट डिक्री लाई जाती है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास जब वो मेसने प्रॉफिट की एप्लीकेशन फाइल करता है ना रेस्टिट्यूशन के साथ, तो हाँ उसे कोर्ट देगी। और यहाँ पे बिल्कुल ए जो है वो इंटाइटल है कि वो रेस्टिट्यूशन फॉर द मेसने प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एपीलेंट कोर्ट टू द डेट ऑफ द डिग्री ऑफ द सेकेंड एपीलेंट कोर्ट तक वो पा सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद से आंसर करने का ट्राई कीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियो को देखिएगा, मीन्स प्रॉफिट का, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। मैं इसलिए यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन से कोई भी ना डरे और वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। वहाँ पे जो मैंने 2 क्वेश्चंस, जो मैंने लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वहाँ पे मैंने लेते हुए समझाया हुआ है, वही सारे क्वेश्चंस ना अगर आपको ना आगे देखने को मिलेंगे कि ऑर्डर 2 रूल 2 प्लस मेसने प्रॉफिट, जो इसे हम मीन्स प्रॉफिट या मेसने प्रॉफिट बोलते हैं, जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 है। तो इन दोनों के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड जो सबमिशंस आता है ना कोर्ट के सामने कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे समझा रखा है। तो जब आप मेरे उस 2 वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको और पता चलेगा मीन्स प्रॉफिट से प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और अलॉन्ग विद ऑर्डर 2 रूल 2 मैं वो भी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं रेस्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस को कवर कर दूँ,
तो मेरे हिसाब से मैंने रेस्टिट्यूशन के टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। हाँ, मैं एक और बात बोलूँगी कि मैं ना एक और नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊँगी रेस्टिट्यूशन पे। ऑल्दो ये किसी स्टेट में पेपर में ये क्वेश्चन आ नहीं रखा है, बट ये क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशंस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट 2024 पे बेस्ड है, जो कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है, प्लस बोनाफाइड परचेसर की राइट पे बेस्ड है। एक साइड रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करता है एक पर्सन जो जजमेंट डेप्टर होता है फर्स्ट टाइम ट्रायल कोर्ट के सामने, बट जब वो अपीलेंट कोर्ट के पास जाता है तो उसके फेवर में अपील आ जाता है तो वो रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करता है। बट बाद में क्या होता है ना, जो जजमेंट होल्डर जो होता है ट्रायल कोर्ट का, वो उस प्रॉपर्टी को दूसरे पार्टी को सेल आउट कर देता है, तो वो बोनाफाइड परचेसर का क्लेम करता है और बोलता है कि नहीं, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन जो फाइल किया है ना आफ्टर द डिग्री ऑफ अपीलेंट कोर्ट, तो वो यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे बोनाफाइड परचेसर है और उसने जजमेंट होल्डर से इस प्रॉपर्टी को खरीदी थी जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर को पास कर दिया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये केस है, वो मैं आपको समझाऊंगी, आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे रेस्टिट्यूशन की उस भी टॉपिक को कवर कर दूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आया इस टॉपिक से सेक्शन 144 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, तो आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके प्रिपरेशन जर्नी में वैल्यू ऐड किया हो। और एक और बात मैं बोलूँगी कि मैंने ये 2 पेज की जो मैंने आंसर को यहाँ पे समझाया है, फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, उसको ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में ब्रीफ फैक्ट्स को आप बताएंगे, लीगल प्रोविजंस को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लीगल इशू की बात नहीं हो रही, आपको डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक कौन से रेमेडी यहाँ पे ले सकता है, कैसे वो अपने फेवर में वो पोजीशन को गेट बैक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है। तो यहाँ पे हमें लीगल इशू फ्रेम नहीं करना है, बट अगर कोई क्वेश्चन में लीगल इशू फ्रेम करना होगा तो आप सेकंड पॉइंट लीगल इशू का रखिएगा, और लीगल इशू में आप बता सकते हैं कि वेदर सच पर्सन, मतलब आप समझ रहे हैं ना लीगल इशू कैसे फ्रेम किया जाता है। बट यहाँ पे आपको केवल लीगल प्रोविज़न को बताना था, फिर आप एनालाइज करेंगे अपने केस को कि आपने क्या ये सेक्शन फिट होता है हमारे केस में या नहीं, तो मैंने आपको बताया एनालाइज करके, देन आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंक्लूड मैंने नहीं किया है, कंक्लूजन में मैंने अपना जो आंसर जो मैंने लिखा है ना रेस्टिट्यूशन पे कि जो लॉन्ग में जो क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने वही आप यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द रेस्टिट्यूशन टेक्स केयर ऑफ द रिस्टोरिंग टू द पार्टी ऑन द मॉडिफिकेशन, वेरिएशन एंड रिवर्सल ऑफ द डिग्री और ऑर्डर व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर। तो यही आप बता सकते हैं कि क्या उसने लॉस कर दिया था एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर में, जो कि बाद में वेरिएशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है और रिवर्स हो जाता है, तो उसको रीस्टोर करती है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन का, जो हमारा प्रिंसिपल है रेस्टिट्यूशन का, वो रीस्टोर कर देती है उस पार्टी को उसी सिचुएशन में जो उसने फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूशन डिग्री का हुआ था, उसने लॉस किया था, उसे उसी सिचुएशन में लाया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं, और बाकी मैंने ये सारा कवर कर दिया है। आपको मैं अपने आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जो मैंने ये लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर किया है कि अगर ये थ्योरी बेस्ड में आता है कि सेक्शन 144 को एक्सप्लेन करो, तो इसका भी मैंने 4 पेज का आंसर प्रिपेयर किया, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर मैं देखती हूँ मैं क्या करूँगी, कम्युनिटी बॉक्स में ही इसको मैं अटैच कर दूँगी मेरा जो भी आंसर है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई पॉइंट रह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।